जय हिंद दोस्तों। तो आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का पाठ्यक्रम देखेंगे जो यूपी एएसआई है, यानी लिपिक और लेखा गोपनीय सहायक संवर्ग की जो लिखित परीक्षा होगी, जिसमें आप लोग का स्टेनो और लिपिक की भर्ती थी, उसका हम लोग पाठ्यक्रम देखेंगे। और साथ ही साथ उसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिस सेट पूरा लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है, ताकि आप लोग का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आप लोग देख पाएँ कि कैसा एग्ज़ाम अब आगे होगा, क्योंकि इसी बेस पे आप लोग तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि अब हम कुछ नई शुरुआत करने वाले हैं अपने चैनल पर, जो आपको इसमें प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को डेली जो है देखने को मिलेगा, और साथ ही कंप्यूटर, हिंदी और जीके की क्लास भी चलेगी। तो इस वजह से हम आपकी तैयारी में और भी जो है तरक्की लाने के लिए ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा गोपनीय संवर्ग की जो लिखित परीक्षा है उसका आप लोग पाठ्यक्रम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है आप लोग का जो सामान्य हिंदी और कंप्यूटर, यानी दोनों से मिला के आपके 100 अंक का क्वेश्चन होंगे, यानी 100 अंक होंगे और 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और सामान्य जानकारी और सामसायिक विषय, ठीक है, इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। और फिर संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, तो यहाँ पे आपके 100 अंक का ये भी रहेगा, यानी 50 क्वेश्चन रहेंगे। और मानसिक अभिरुचि और बुद्धिलिप्ति परीक्षा, यानी आपका रीजनिंग रहेगी, वो भी 50 क्वेश्चन 100 अंक के रहेंगे। यानी टोटल आपका जो है 400 अंकों का ये रहेगा और 200 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका हिंदी का कंप्यूटर ज्ञान है, इसमें समान हिंदी ये सब पूछी गई है या पूछी जाएंगी। और कंप्यूटर का ये जो आपका दिया गया है पूरा, यानी बेसिक कंप्यूटर, फंडामेंटल, हिस्ट्री, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, एल्गोरिदम। तो मैंने आप लोग को कंप्यूटर में सब चैप्टर करा भी रहा हूँ, जैसे आपको इसका जो है प्रीवियस ईयर में करा रहा हूँ, तो सारे क्वेश्चन वहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो आप लोग ज़रूर देखा करिए। और सामान्य जागरूकता सामसायिक विषय, इसका भी वीडियो मैं ला रहा हूँ। इसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो आएंगे तो आएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी रहते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामसायिक विषय, करंट अफेयर्स, पुस्तकें, लेखक, राजधानी, ये सब भी आपका आएगा। उसके बाद आपका देखेंगे मानसिक योग्यता, संख्यात्मक यानी नंबर सिस्टम, यानी मैथ है गया आपका, सरलीकरण हो गया, दशमलव, और ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ हो गया, परसेंटेज हो गया। तो इस तरह के चैप्टर जो दिए गए हैं आप लोग इसको देख लीजिए, यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। मानसिक योग्यता में आप लोग का रीजनिंग वगैरह आ जाएगा। तो ये सारा जो है सिलेबस है, और आप लोग यहाँ से तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ेंगे तभी आप लोग की तैयारी अच्छी होगी। और यहाँ से आप रोज़ जो है प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका जो है और भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलेंगे, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 2 घंटे की ये परीक्षा होती है। जैसा कि देखिए ऊपर यहाँ पे दिया भी गया है 9 से 11, यानी फर्स्ट जो शिफ्ट आई थी 4/12/2021, ठीक है, जो एग्ज़ाम हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हिंदी और कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सीक्वेंस से लगभग जो है आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक ज़रूर देखा करिए, तभी आप लोग का फ़ायदा होगा, अन्यथा स्किप करने से कोई मतलब ही नहीं है वीडियो देखने का, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चलेंगे सामान्य कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो हिंदी का पहला क्वेश्चन है, सन्मार्ग का शब्द का संधि विच्छेद। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सत्य प्लस मार्ग, सतमार्ग, सन्मार्ग या सनत मार्ग। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा, सत मार्ग, सत प्लस मार्ग, ठीक है। सन्मार्ग शब्द का संधि विच्छेद सत प्लस मार्ग है, या जो है आपका व्यंजन जो है संधि है उसका उदाहरण है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो है संधि से क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। तो संधि को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और जैसा कि मैं करा भी रहा हूँ आप लोग को, तो वहाँ से भी आप लोग कंप्लीट करते रहिए, ठीक है। आपूर्तिकर्ता प्रबंधन को बनाए रखने के लिए अधिप्राप्ति प्रोक्योरमेंट में किस टूल का उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है डाटाबेस, एसआरएम, एमआईएस, एचआरएम। तो यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर और हिंदी के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एसआरएम, ठीक है। यानी आपूर्तिकर्ता प्रबंधन को बनाए रखने के लिए अधिप्राप्ति में आपूर्तिकर्ता संबंध जो है, संबंध प्रबंधन यानी एसआरएम, इसको क्या बोलते हैं, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल का हम लोग उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है जो एक संगठन आपूर्तिकर्ता के योगदान और सफलता पर प्रभाव का आकलन करने, उनके प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए रणनीति की पहचान करने, और जो पहचान की गई है उसे आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए होता है।
क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करेंगे तभी प्रैक्टिस आप लोग की हो पाएगी। ठीक है, आप चले आगे चलते हैं। अंबर पनघट में डूब रहे हो तारा घट उषा नागरी, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। यानी आपका अब अलंकार से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा रूपक। ठीक है, अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नागरी, इस पंक्ति में जो है क्या है, रूपक अलंकार है। और रूपक अलंकार कैसे देखेंगे, जहाँ उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण के लिए एक संचार प्रोटोकॉल है, तो SMTP होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, SMTP। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला। देखिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन के लिए एक इंटरनेट मानक संचार प्रोटोकॉल है। मेल सर्वर और अन्य संदेश हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र एजेंट मेल संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए SMTP का उपयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म जो होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब पांचवें क्वेश्चन चलेंगे। पदाति शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, तो इसका जो हो जाएगा आपका पैदल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पदाति शब्द का तद्भव रूप पैदल है। पद, प्रदंत, पदे ये सभी जो है आपके तत्सम हैं। ठीक है, तत्सम तद्भव भी मैंने करा दिया है, तो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि कोई कॉलम किसी लंबी संख्या के लिए अत्यधिक संकीर्ण है तो एक्सेल उस संख्या को स्वतः ही डैश डैश चिन्हों की एक श्रृंखला में बदलेगा। तो किस में बदलेगा, तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी जो है एक्सेल में यदि कोई कॉलम किसी लंबी संख्या के लिए और यदि अत्यधिक संकीर्ण हो तो एक्सेल जो है स्वतः आपका हैश होता है या प्रदर्शित कर देता है। ठीक है, जब एक कॉलम लंबी संख्या के लिए बहुत संकीर्ण होता है तो एक्सेल स्वचालित रूप से संख्या को हैश संकेतों की एक श्रृंखला में बदल देता है। जैसे शब्दों या टेक्स्ट डेटा के मामले में एक्सेल केवल उन वर्णों को दिखाएगा जो कॉलम में फिट होते हैं। जैसे कोई कॉलम लिया, जगह आपकी मान चलिए थोड़ी इतनी ही है और जैसे संख्या ज़्यादा हो गई हैं तो कॉलम से ज़्यादा जा रही हैं, अगर इसको आप ड्रैग करके थोड़ा बढ़ाएंगे तब आपका जो है क्या होगा, वो संख्या आएगी, नहीं तो हैश ही प्रदर्शित होगा। देखिए 7 क्वेश्चन चलेंगे। सांख्यिकीय अनुमिति में एक विधि है जिसका उपयोग अतिरिक्त साक्ष्य की जानकारी मिलने पर एक परिकल्पना के लिए संभाव्यता अनुमान को अद्यतन करने के लिए किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, बेज अनुमिति। ठीक है, बेज अनुमिति होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बेज अनुमिति सांख्यिकीय अनुमिति में एक विधि है जिसका उपयोग अतिरिक्त साक्ष्य की जानकारी मिलने पर एक परिकल्पना के लिए संभाव्यता अनुमान को अद्यतन करने के लिए किया जाता है। 8वें क्वेश्चन पे लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट ओरिएंटेशन डिफ़ॉल्ट रूप से सेट होता है, तो ये आपका जो होता है पोर्ट्रेट होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी वाला राइट हो जाएगा। देखिए डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में सेट होता है और इस मामले में पेज की चौड़ाई पेज की ऊंचाई से कम होती है। आप पेज ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप ओरिएंटेशन में भी क्या करेंगे, बदल भी सकते हैं। यानी अगर पोर्ट्रेट है उसको लैंडस्केप में बदल सकते हैं, लेकिन आपका डिफ़ॉल्ट जो रहेगा आपका पोर्ट्रेट में ही रहेगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक गैर रेखी क्रॉस यानी डिफरेंसिंग टूल जो हाइपरलिंक का उपयोग करके लिंक को अन्य टेक्स्ट से जोड़ता है कहलाता है, तो इसको कहलाता है क्या, आपका हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए हाइपर टेक्स्ट एक क्रॉस रेफरेंसिंग टूल है जो हाइपर लिंक्स का उपयोग करके लिंक को अन्य टेक्स्ट में जोड़ता है। हाइपर टेक्स्ट नॉन लीनियर और मल्टी सीक्वेंशियल है और यह हमारे सामान्य टेक्स्ट से क्या है, अलग है। देखिए गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मतलब कोई गांठ बांध लेंगे कोई चीज़ को याद रखना। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर देखिए जैसे रोहन ने सोहन से गीता की बात को गांठ बांधने के लिए कहा, मतलब उसको जो है याद रखने के लिए कहा। उर्वशी कृति के लिए दिनकर को प्राप्त पुरस्कार कौन सा है, उर्वशी कृति के लिए दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी वाला राइट हो जाएगा। देखिए उर्वशी कृति के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 1959 में इन्हें संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, और रामधारी सिंह दिनकर जो है प्रगतिवादी कवि थे। इनकी रचना
रश्मि रथी अत्यधिक प्रसिद्ध है। 12 क्वेश्चन पे चलेंगे। डैश में व्यावसायिक उपकरण यानी बिजनेस टूल शामिल हैं जो संचार, प्रबंधन, क्लाउड स्टोरेज और नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये जो होते हैं यह होते हैं आपके कौन से? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा चारों में से आपका जी स्वीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट। देखिए, संचार, प्रबंधन, क्लाउड स्टोरेज और नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए आवश्यक व्यावसायिक उपकरण हैं जो गूगल द्वारा विकसित और संचालित व्यवसाय, उत्पादकता, सहयोग और शिक्षा सॉफ्टवेयर का एक संग्रह है। रचना और रचनाकार में कौन से सम्मिलित नहीं है? देखिए, साकेत, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अज्ञे, नदी के द्वीप, हरिऔध, प्रियप्रवास। तो चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो चारों ऑप्शन में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत भारती नहीं है। ठीक है, बाकी मैथिली शरण गुप्त, साकेत है, अज्ञे, नदी के द्वीप है, हरिऔध, प्रियप्रवास है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भारत भारती नहीं है। तो इनकी कौन सी हो जाएगी? देखिए, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। साकेत जो है रामचरितमानस में से प्रभावित रचना है, जिसके कारण गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उर्वशी नाटक की रचना है। प्रियप्रवास 1914 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रथम महाकाव्य है। तो प्रियप्रवास किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रथम महाकाव्य। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है? तो बघेली बोली जो है इसका जो है रीवा जो क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, बोली का केंद्र माना जाता है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश में रीवा है। बघेली बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। यह अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। देखो, जयपुर राजस्थानी भाषा का केंद्र माना जाता है और रायपुर जो है छत्तीसगढ़ भाषा का केंद्र है। तो आप लोगों को पता है बघेली जो है रीवा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब यहाँ से बोली से भी क्वेश्चन आप लोग के पूछे गए हैं। अपने डेस्कटॉप को लॉक करने की शॉर्टकट की कुंजी कौन सी है? तो जब हम अपने डेस्कटॉप को लॉक करेंगे तो उसकी जो शॉर्टकट कुंजी होती है विंडोज़ प्लस एल होता है। ठीक है, जब विंडोज़ प्लस एल दबाएंगे तो ठीक है, तो अपने डेस्कटॉप को आप लॉक कर पाएंगे। ठीक है, इसका जो है शॉर्टकट की है। 1960 में वाक्यांश कंप्यूटर ग्राफिक्स को बोइंग को ग्राफिक डिजाइनर डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो विलियम फेटर जो थे, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, विलियम फेटर बोइंग के लिए काम करते हुए मानव शरीर यानी बोइंग मैन का पहला कंप्यूटर मॉडल बनाया और कंप्यूटर ग्राफिक्स नाम दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका विलियम फेटर। भारतीय ज्ञानपीठ ने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करना कब शुरू किया? तो चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 1965, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में हुई। 1965 में यह पुरस्कार मलयालम भाषा के साहित्यकार जी शंकर कुरुप जी को दिया गया था। हिंदी भाषा में यह 1968 में सर्वप्रथम यानी सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए मिला। 1968 में हिंदी भाषा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए मिला था और 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है शुरू किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 1642 में परिकलन यंत्र की शुरुआत द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? एडम पास्कल, रोमन कोहेलन, जोसेफ मार्क या ब्लेज पास्कल। तो 1642 में परिकलन यंत्र की शुरुआत ब्लेज पास्कल द्वारा हुई। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। पास्कलाइन, जिसे अंकगणितीय मशीन भी कहा जाता है, पहली कैलकुलेटर या जोड़ने वाली मशीन है। ठीक है, पास्कलाइन को 1642 और 1644 के बीच फ्रांसीसी गणितज्ञ दार्शनिक ब्लेज पास्कल द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। देखिए, गुजरात की भाषा कौन सी है? गुजरात की भाषा आपकी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी है गुजराती। ठीक है, गुजरात की राजभाषा गुजराती है। यह जो है किससे? स्वर्ण सैनी के ही अंतर्गत आती है। सिंधी भाषा पैसाची के अंतर्गत आती है। सौराष्ट्री, कच्छी आदि गुजरात क्षेत्र में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, क्योंकि इसमें समय भी देना और जितना आसान नहीं होता है जितना आप लोग समझते हैं। देखिए, डैश एक पूरक सप्लीमेंट्री मेमोरी सिस्टम है जो त्वरित प्रसंस्करण के लिए अक्सर प्रयोग किए जाने वाले निर्देशों और डेटा को संग्रहित करता है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैश मेमोरी।
देखिए कैश मेमोरी, जिसे कैश भी कहा जाता है, यह एक पूरक मेमोरी सिस्टम है जो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू द्वारा त्वरित प्रसंस्करण के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले निर्देशों और डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। देखिए चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। तो अलंकार से भी क्वेश्चन देखो पूछा गया है, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। रूपक होगा, उपमा होगा, यमक होगा, विरोधाभास होगा। तो चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए रूपक जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। विंडोज को शट डाउन यानी बंद करने के लिए आपको स्टार्ट मेनू से डैश विकल्प का चयन करना होगा और फिर शट डाउन को चयन करना होगा। तो इसमें जो पावर बटन होता है उसको हम लोग चूज़ करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। देखिए विंडोज़ को शट डाउन करने के लिए आपको स्टार्ट मेनू में जाना होगा, उसके बाद जो है पावर को सिलेक्ट करना होगा और फिर शट डाउन को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, विंडोज़ को शट डाउन करने के लिए शॉर्टकट की है Alt+F4, यानी Alt+F4 भी आप लोग जब करेंगे तब भी आपका शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी शॉर्टकट की है Alt+F4। इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग नहीं है, भीड़, समूह, दल या झुंड। समूह भी होता है, दल भी होता है, झुंड होता है, लेकिन भीड़ आपका नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ये राइट हो जाएगा। यह जो है पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, बाकी समूह, दल और झुंड ये सब क्या है, पुल्लिंग है, क्योंकि भीड़ इकट्ठा की जाती है। तो यह जो हो जाएगा आपका कौन सा, स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ठीक है, और जितने भी समूहवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भीड़ हो गया, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा, ठीक है, आदि। ठीक है, और बाकी समूह, दल, झुंड ये शब्द पुल्लिंग हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, देश, मिट्टी, जमीन, भूमि। तो देश जो है आपका ऑप्शन नंबर ए या स्त्रीलिंग नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वेबसाइट के संबंध में .com किसे प्रदर्शित करता है, तो ये कमर्शियल होता है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाता है आपका डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, जब हम किसी वेबसाइट का डोमेन नेम चेंज करते हैं तो हमें यह सिलेक्ट करना होता है कि यह किस प्रकार के डोमेन चाहिए, जैसे .com, .org, .net, .edu, .etc सबका एक अलग अर्थ होता है। जैसे .com का कमर्शियल, org का ऑर्गेनाइजेशन। हमें यह पता होना चाहिए कि किस प्रकार के हमारी वेबसाइट में कंटेंट होंगे, जैसे कमर्शियल या एजुकेशनल। एजुकेशनल के लिए आपका edu.edu. ये सब जो है आपके लगते हैं। ठीक है, उसी तरह डोमेन परचेज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैध वेबसाइट नाम है, वैध जो है www.mywebsite.com, .com. ये गलत हो जाएगा, माई वेबसाइट ये भी गलत होगा, www.com ये भी गलत होगा। तो राइट आंसर आपको ए वाला जो हो जाएगा www.mywebsite.com राइट हो जाएगा। ठीक है, जब हम कोई वैध वेबसाइट की बात करते हैं तो उसमें URL और डोमेन नेम होना आवश्यक होता है। ठीक है, मतलब URL होगा और डोमेन नेम होना आवश्यक है। बिना किसी URL और डोमेन नेम के वेबसाइट वैध नहीं होगी, पहले URL और फिर डोमेन नेम होना चाहिए। ठीक है, डैश नामक प्रोटोकॉल का उपयोग करके ईमेल संदेशों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। यह राइट आंसर आपको हो जाएगा डी वाला। ठीक है, SMTP। देखिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपका जो है SMTP एक इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन के लिए एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जिसके माध्यम से हम कोई भी ईमेल भेज या प्राप्त कर सकते हैं। अब चलेंगे, नील कमल शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययभाव, द्वंद्व समास। तो नीला है जो कमल, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कर्मधारय। ठीक है, ऐसे समास जिस वाक्य का पहला पद विशेषण, ठीक है, और दूसरा पद विशेष से होता है एवं पूर्व पद में उपमान और उपमेय का संबंध हो, उन्हें कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे कमल नयन और चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, या कमल है जो नयन। तो इस तरह आप लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, मतलब पहला पद जो है विशेषण और दूसरा पद जो विशेष होगा वहाँ पे जो हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति, परा, प्रा और प्रत्यय। तो आप लोगों को मैंने जो है उपसर्ग और प्रत्यय भी कराया है, तो वीडियो भी आप लोग देख लीजिए, वहाँ से आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो प्रत्यय जो होता है प्रतिधन होता है। ठीक है, प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द है प्रतिनिधि, प्रतिदान, प्रतिकार, प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रत्येक। ठीक है, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। USB का पूर्ण रूप बताना है, तो यूनिफॉर्म सीरियल बस, यूनिफॉर्म सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, तो
यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूनिवर्सल जो सीरियल बस होता है, सीरियल बस, राइट आंसर आपका जो डी वाला हो जाएगा, यह राइट हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का पूर्ण रूप। इसका प्रयोग कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेरिफेरल डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्कैनर और कीबोर्ड होते हैं। पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जीवित, जहर, अमृत या अमर। तो पीयूष का हो जाता है आपका अमृत हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी। पीयूष का पर्यायवाची जैसे सुधा हो जाएगा, अमी हो जाएगा, सोम हो जाएगा, अमृत, ये सब हो जाएंगे। जीवित का पर्यायवाची होगा आपका जीना, जिंदा, सजीव, चेतन, जीवंत, प्राणवान और जीवधारी। सी भाषा में एक सारणी एरे निर्धारित करने के लिए सिंटेक्स क्या है? तो इंट ए और ब्रैकेट में जो 100 दिया गया है, ऑप्शन नंबर ये वाला राइट हो जाएगा। जब हम एक वेरिएबल में एक से अधिक डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो एरे का प्रयोग करते हैं, जैसे सिंटेक्स, एरे, नेम, फिर साइज। ठीक है, तो इस तरह हम लोग निकाल पाएंगे। अगले क्वेश्चन चलेंगे 33 पे। डैश किसी विशेष स्थान में मूल ध्वनि को हटाए जाने के बाद ध्वनि की निरंतरता है। ध्वनि की निरंतरता क्या कहलाती है? प्रसारण यानी स्ट्रीमिंग, रिवर्बरेशन यानी अनुरणन, या रेडिएशन विकिरण, या वाइब्रेशन कंपन। तो चारों ऑप्शन में से आपका जो बी वाला राइट हो जाएगा, रिवर्बरेशन यानी अनुरणन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनुरणन किसी विशेष स्थान में मूल ध्वनि को हटाए जाने के बाद ध्वनि की निरंतरता है। रज्जु शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? रजस, रस्सी, रज या राजू। तो रज्जु का होता है रस्सी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? रैम है, बार कोड रीडर है, प्रोजेक्टर है, मॉनिटर है। तो जो बार कोड रीडर होता है वह इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बार कोडिंग डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। बार कोड डेटा का उपयोग सामान्यतः वस्तुओं के बारे में जानकारी के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस के नाम हैं जैसे माउस है, जॉय है, स्टिक है, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, स्कैनर है, ग्राफिक है, टैबलेट है, माइक्रोफोन है, मैग्नेटिक इंक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी MICR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी OCR, बार कोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यानी OMR। ये सब जो है आपके इनपुट होते हैं। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसका हो जाएगा अवसरवादी, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, आदती जो होता है, आदती का जो आदत से मजबूर होना, बदलू मतलब बदल जाने वाला, और अनवसरवादी अवसर के अनुसार ना बदलने वाला। झा व्यंजन उच्चारण, स्थान, प्राण और घोष के अनुसार किस प्रकार का वर्ण है? अब देखिए, वर्णमाला से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो कचटतब जो आपके होते हैं और पंचमाक्षर होते हैं, संयुक्ताक्षर होते हैं, ये सब आप लोग देख लेंगे तो आप लोग का वर्णमाला भी क्लियर हो जाएगा, जो वीडियो मेरे उसमें पड़ी है। ठीक है, तो झा व्यंजन उच्चारण, स्थान, प्राण और घोष के अनुसार किस प्रकार का वर्ण है? मूर्धन्य महाप्राण घोष, तालव्य महाप्राण घोष, वत्स महाप्राण घोष, तालव्य महाप्राण अघोष। तो चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी, तालव्य महाप्राण घोष। ठीक है, झा जो है तालव्य है, महाप्राण में भी आएगा और घोष में भी आएगा। देखिए, झा व्यंजन स्थान अनुसार तालव्य, प्राण के अनुसार महाप्राण और घोष वर्ण है। जैसे डा मूर्धन्य महाप्राण घोष है, सा जो है वत्स महाप्राण अघोष है, और सा जो है तालु महाप्राण अघोष है। जब हमारा आप लोग वर्णमाला वाला चैप्टर देखेंगे तो वहाँ से आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था? सोलारिस, यूनिक्स, विंडोज या लाइनक्स। तो विंडोज ऑप्शन नंबर जो सी वाला है यह राइट हो जाएगा। देखिए, विंडोज़ को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1985 में विकसित किया गया था। जैसे सोलारिस को सन माइक्रोसिस्टम, ठीक है, माइक्रोसिस्टम्स ने 1992 में रिलीज किया था। 2010 में इसका नाम ओरेकल सोलारिस कर दिया गया। यह यूनिक्स OS फैमिली का है। ठीक है, और यूनिक्स OS को बेल लैब में डेवलप किया गया है। इसका जो है पहला संस्करण 1971 में रिलीज हुआ था। की थॉमसन, डेनिस रिची और गैरेन कर्नेसन और डगलस मैकलोरे एंड जॉय ओसाना ने मिलकर डेवलप किए थे। ठीक है, लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका पहला संस्करण 1991 में रिलीज किया गया। इसे सी और असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है। यह एक कम्युनिटी कंट्रीब्यूटर डेवलपर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आप लोग जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
यानी आपका जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 1985 में और सोलारिस माइक्रो सिस्टम ने 1992 में रिलीज़ किया था, ठीक है, जो सोलारिस को, ठीक है, और बाकी विंडोज़ को 1985 में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 39 पे। सामान्यतः एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क केबल है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? क्रॉस ओवर केबल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रॉस ओवर केबल। क्रॉस ओवर केबल यानी एक ही प्रकार के दो उपकरणों को आपस में जोड़ता है, जैसे DTE और DTE या DCE और DCE। निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर है, निस है, निस है या नी है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो हो जाएगा निस राइट हो जाएगा। निष्काम में निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निस उपसर्ग से बनने वाला शब्द है, जैसे निष्कंप, निष्कर्ष और निष्कर्ण, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन आपका ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है यह राइट हो जाएगा। और यह जो बनता है आपका किससे बनता है? जा और यहाँ से, ठीक है, जैसे 4 तरीके के होते हैं संयुक्त अक्षर, तो छा बनता है, त्रा बनता है, स्रा बनता है, ज्ञा बनता है। ये 4 जो होते हैं ये संयुक्त अक्षर होते हैं, ठीक है। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजनों में पहला व्यंजन हमेशा स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित। मशीन का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 32, 12, 8, 64। तो मशीन का जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है वह 32 बिट्स का होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। यानी IP एड्रेस 32 बिट का होता है, जो विशिष्ट रूप से एक मशीन पर नेटवर्क इंटरफेस की पहचान करता है। IP एड्रेस दशमलव में लिखा जाता है, जिसे 4 यानी 8 बिट फील्ड के रूप में लिखा जाता है, जिसे पीरियड्स से अलग करते हैं। प्रत्येक 8 बिट फील्ड IP एड्रेस के 1 बाइट का प्रतिनिधित्व करता है। 43 पे चलेंगे 43 पे। डैश मोड में ब्राउज करते समय आप जो कुछ भी खोजते हैं और जिस किसी वेबसाइट पर जाते हैं वह आपके ब्राउजिंग इतिहास में दिखाई नहीं देगा। हिस्ट्री, डिबग, इग्नोग्निटो, ऑफलाइन। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाता है इनकॉग्निटो जो हो जाता है सी वाला, यह राइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें जब आप लगा के ब्राउज करेंगे तो आपकी जो है कोई भी वेबसाइट पर जाएंगे तो ब्राउजिंग का जो इतिहास है वह नहीं दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी। क्रमदर्शी आरेख फ्लो चार्ट में आयत क्या दर्शाता है? आउटपुट, प्रोसेस, ऑन पेज करेक्टर, इनपुट। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्लो चार्ट के आयत एक प्रोसेस चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा एक या अधिक प्रोसेस चरणों के बाद निर्णय चरण को पॉइंट करने के लिए डायमंड शेप का उपयोग किया जाता है। निर्णय के आधार पर या तो पिछले चरणों को निष्पादित करने की आवश्यकता है या अगले चरणों को पूरा किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन चलेंगे 45 पे। फॉर्म टैग डैश विशेषता निर्दिष्ट करती है कि सर्वर पर सबमिट करते समय फॉर्म डेटा को कैसे कूट लेखित यानी इनकोड किया जाना चाहिए। बॉडी टाइप, डेटा टाइप, इनक टाइप या फॉर्म टाइप। तो आप लोग कंप्यूटर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप लोग को कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इनक टाइप, ठीक है। इनक टाइप जो है आपका एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करती है कि डेटा को सर्वर पर भेजने से पहले फॉर्म डेटा को कैसे इनकोड किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि सर्वर पर भेजने से पहले सभी कैरेक्टर को इनकोड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है पैरा दिया गया है, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। अब यहाँ पे देखिए, जोती गई ज़मीन किसके बराबर की जाती है? फावड़ों से, कुलदालों से, लकड़ी के पटरों से या हलों से। देखिए यहाँ जब पढ़ेंगे ईसवी संवत के आरंभ तक जर्मनी के लोग गोत्र अथवा कुल समुदायों में रहते थे। गोत्र कबीलों में संयुक्त थे। जर्मन लोग मवेशी और कुक्कुट पालते थे, जानवरों का शिकार करते, मगर कृषि उनका मुख्य उद्यम था। वे पेड़ों को काटकर और जड़ों को उखाड़कर खेत बनाते थे। उस पर वे तब तक खेती करते थे जब तक मिट्टी अनुर्वर नहीं हो जाती। 2-3 साल बाद छोड़ दिया जाता था और जंगल को साफ करके नया खेत बना लिया जाता था। ज़मीन को अब सिर्फ कुदालों फावड़ों से ही काश्त नहीं किया जाता था, उसे अक्सर जो है हल्के हलों से जोतकर पटरों से बराबर किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे जब होगा आपका ऑप्शन कौन सा होगा? जोती गई ज़मीन को किसके बराबर किया जाता था? तो लकड़ी के पटरों से, ऑप्शन नंबर सी। जर्मनी का मुख्य उद्यम क्या है? पूरा आप लोग पढ़ लेंगे उसके बाद करेंगे, ठीक है। यहाँ तक पढ़ा था
बराबर किया जाता था। हलों का बैल खींचते थे। जर्मनी ने रोमन के दो खेत आवर्त पद्धति से खेती करते देखा और उसे ग्रहण कर लिया। इस पद्धति में कृषि भूमि को 2 भागों में बांटा जाता था। एक खेत को काटकर किया जाता था और तथा दूसरे को खाली रहने के दिया जाता था। जोते गए और खाली खेतों की हर साल अदला बदल होती थी। 2 खेत आवर्तन पद्धति दुखेतिया परिणाम स्वरूप कृषि में श्रम उत्पादितता में वृद्धि आई। पहला आप लोग पूरा पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन लगाएंगे तो आसानी हो जाएगी। तो 47 का हो जाएगा आपका कृषि। ठीक है, जर्मनी का मुख्य उद्यम क्या था? यह था कृषि, ऑप्शन नंबर बी। जंगलों को काटकर नया खेत बनाने में कितने साल लगते थे? तो 1-2 साल लगते थे, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। फिर पूछा गया था जर्मन कृषि भूमि को कितने भागों में बांटते थे? तो 2 भागों में बांटते थे। ठीक है, क्योंकि एक जो है आपका क्या होता था, एक खेत को काट दिया जाता था और दूसरे को खाली रहने दिया जाता था। श्रम उत्पादिता में वृद्धि कैसे हुई थी? तो दुखेतिया पद्धति के कारण, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। श्रम उत्पादकता में वृद्धि दुखेतिया पद्धति के कारण हुई। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अब जो है 51 से यहाँ पे जो है आपका सामान्य जानकारी यानी समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स रहेगा और जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए, सबसे पहले चलते हैं, गांधी जी ने किस वर्ष में दांडी मार्च आयोजित किया था? 1942, 1935, 1922 या 1930? तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो है आपका 1930 राइट हो जाएगा। देखिए, दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसे 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्यवाही अभियान के रूप में चलाया गया। तो गांधी जी ने किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित किया गया था? तो ये 1930 हो जाएगा, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। अगले क्वेश्चन चलेंगे। मानव शरीर में अवलोकित सामान्य प्रकुंचन और अनुशिथिलन दाब का माप mmHg में होता है कि तो कितने? 120 से 80 तक होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला राइट। ठीक है, मानव शरीर में अवलोकित सामान्य प्रकुंचन और अनुशिथिलन दाब का माप जो है mmHg 120 से 80 होता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को स्पिग्नोमैनोमीटर यानी रक्तदाब मापी भी कहा जाता है। अब चलेंगे अगले पे। EMV चिप कार्ड में ई का अर्थ बताना है। तो इमरजेंसी इलेक्ट्रॉनिक यूरोपे या ईपे, तो इसमें जो हो जाता है आपका यूरोपे हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे EMV जो चिप है कार्ड में ई का अर्थ जो है यूरोपे होता है। EMV का पूर्ण रूप जो है यूरोप मास्टर कार्ड एंड वीज़ा है। यूरोप मास्टर कार्ड एंड वीज़ा है। इस प्रकार के डेबिट कार्ड में सुरक्षा के लिए अलग से चिप होती है। उस चिप में आपके बैंक की जानकारी होती है और वह अत्यधिक सुरक्षित होती है, तो इसको यूरोपे कहेंगे। ई का जो अर्थ होगा यानी यूरोप मास्टर कार्ड एंड वीज़ा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के लिए खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण उपायों के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, तो राइट आंसर ए वाला हो गया, क्योंकि उस समय जो है इनको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, नया जो भी होगा उस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कलकत्ता, नोएडा और मुंबई। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित है। 20 शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए संसद के अधिनियम द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। यह बैंक ग्रामीणों को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। तो कब हो जाएगा? 12 जुलाई 1982। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है नाबार्ड का कहाँ है? मुंबई में है। वेल्ड में डैश पाया जाने वाला शीतोष्ण घास का मैदान कौन सा है? अर्जेंटीना है, USA है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका है। तो 56 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा वेल्ड डैश में पाया जाने वाला शीतोष्ण घास का मैदान आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, शीतोष्ण घास के मैदान जो है पंपास अर्जेंटीना देश है, प्रेरी कनाडा व USA है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, स्टेपी एशिया यूक्रेन, रूस, चीन के मंचूरिया प्रदेश
और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी। तो सर्च इंजन जो है आपका गूगल होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए गूगल एक सर्च इंजन का उदाहरण है। इसका स्वामित्व जो है गूगल LLC के पास है। गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्तमान में एंड्रॉयड टीवी, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी सेवाएं दे रहा है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1948 को कैलिफोर्निया USA में हुई थी। 4 सितंबर 1998 में कहा कैलिफोर्निया USA में हुई थी। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स तथा ओपेरा मिनी वेब ब्राउज़रों के उदाहरण हैं। ठीक है, मतलब ये सब जो है वेब ब्राउज़र हैं, लेकिन आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा गूगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया USA में। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत निम्नलिखित में से कौन सा है? कजरी है, नादन पट्टू है, अट्टल थुल्लल है या विल पट्टू है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कजरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कजरी मिर्ज़ापुर में, नादन पट्टू केरल में, उट्टाथुल्ल है जो आपका केरल में है, और विल पट्टू जो है तमिलनाडु केरल में मनाया जाता है। अब तक के सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक किसके पास हैं? तो उस समय माइकल फेल्प्स थे। राइट आंसर आपका हो जाएगा माइकल फेल्प्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20। अगले क्वेश्चन चलेंगे। बैंक चेक प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? बैंक चेक प्रोसेसिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, यानी MICR। अगले क्वेश्चन चलेंगे। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबिन शर्मा, JK रॉलिंग, नरेंद्र मोदी, रघुराम राजन। तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, यह रॉबिन शर्मा की है। ठीक है, हैरी पॉटर की कौन सी है? JK रॉलिंग। ठीक है, हैरी पॉटर है JK रॉलिंग की। और एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी, आई डू व्हाट आई डू तो ये किसकी है? रघुराम राजन की, यानी आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन। एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी, हैरी पॉटर JK रॉलिंग, सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी ये किसकी है? रॉबिन शर्मा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय क्या था? वैश्विक तापन के लिए योग, घर पर योग और परिवार के साथ योग, जलवायु कार्यवाही के लिए योग, शांति के लिए योग। तो 62 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा घर पर योग और परिवार के साथ योग। राइट आंसर बी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय घर पर योग और परिवार के साथ योग रखा गया था। वर्ष 2022 का योग दिवस 8 नवंबर का है। वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग है। ठीक है, ध्यातव्य है कि विश्व भर में पहली बार यह दिवस जो है 21 जून 2015 को मनाया गया था। तो जो तब पूछा गया तो 2020 की पूछा गया था। अब जो है करंट में पूछा जाएगा तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है प्रकाशित करता है? यूरोप की परिषद, पूर्वी आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। देखिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक का प्रकाशन विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसे पहली बार वर्ष जो है 2006 में प्रकाशित किया गया था। इसमें 4 आयामों के मद्देनज़र 156 देशों की लैंगिक समानता की दिशा में की गई प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। 64 पे चलेंगे। डैश रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? रेड है, रिंगित है, रूबल है, लीरा है। तो आपकी जो रूस की मुद्रा हो जाएगी वह हो जाएगी रूबल। ठीक है, रैंड हो जाएगी दक्षिण अफ्रीका की, रिंगित हो जाएगी मलेशिया की, रूबल हो जाएगी रूस की। ठीक है, और लीरा हो जाएगी तुर्की की। फिर से देखते हैं। रैंड दक्षिण अफ्रीका, रिंगित मलेशिया, रूबल रूस, लीरा तुर्की। लीरा किसकी है? तुर्की की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1951, 1945, 2004 या 2006? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। इसने पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से मिलकर हुआ, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं।
परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होता है। तो परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और इसका गठन 47 राष्ट्र सदस्य देशों से मिलकर हुआ था। और इसका जो है वो मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला राइट। ठीक है, प्रसिद्ध राष्ट्रवादी गीत सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। मोहम्मद इकबाल की प्रसिद्ध रचनाएं असरार खुदी, रुमुज ए बेखुदी और बंगे दर्रा है। बंगे दर्रा में उन्होंने पहली बार इंकलाब शब्द का प्रयोग किया, परंतु इंकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय भगत सिंह ने बनाया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ताना हमारा की रचना इकबाल ने की थी। जंग लगने से बचने के लिए लोहे की सतहों पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर जो होता है डी वाला राइट हो जाएगा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था? तो ये पुर्तगाल था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला राष्ट्र यूरोप जो है यूरोपीय राष्ट्र पुर्तगाल है। पुर्तगाली समुद्री यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका से होते हुए भारत पहुंचा और 17 मई 1498 को वह केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा। वहां के शासक जमोरी ने उसका क्या किया था? स्वागत किया था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? कलकत्ता, गुजरात, मतलब कहाँ हुआ था? गुजरात में, मालाबार या ठाणे में? तो खेड़ा सत्याग्रह ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। देखिए, खेड़ा वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में फसलें नष्ट हो गई, लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया और इसके पूर्ण संग्रह पर जोर दिया। ठीक है, गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया तथा सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह सत्याग्रह जून 1918 ईस्वी तक चला। अंततः सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया। अब चलते हैं 70वें क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी एंटी टेरर स्क्वाड का गठन कब हुआ था? तो ये भी आप लोग पढ़ेंगे, आतंकवाद उसमें दिया गया है तो चैप्टर, तो आप लोग वो भी पढ़ लेंगे। तो 2007 में ऑप्शन नंबर सी, यानी 23 नवंबर 2007 को सीरियल बम विस्फोट की घटना के बाद आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार ने 26 नवंबर 2007 को क्या किया? यूपी ATS यानी आतंकवाद विरोधी दस्ते का गठन किया। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। तो दोस्तों थोड़ा सा आवाज़ डिस्टर्बेंस करती होगी क्योंकि यहाँ पे बगल में ही एकदम रोड है, तो थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्ब करती होगी, लेकिन आप लोग वीडियो पे ध्यान देंगे तो आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं लगेगा। कोशिश करूँगा अगली वीडियो में थोड़ा सा सही से करने की। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार आइजैक सिंगर ने किया था? सिलाई मशीन, मोबाइल फ़ोन, साइकिल या बाई फोकल लेंस? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिलाई मशीन। ठीक है, आइजैक सिंगर ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। और मोबाइल फ़ोन का किसने किया था? मार्टिन कूपर ने। मोबाइल फ़ोन का मार्टिन कूपर ने, साइकिल का मैक मिलन ने किया था और बाई फोकल लेंस का बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को श्रावण झूला मेला मनाया जाता है? इस शहर में जो है श्रावण झूला मेला मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के। जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या या झांसी? तो ये जो मनाया जाता है आपका अयोध्या में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अयोध्या में मनाए जाने वाले श्रावण झूला मेले का उत्तर प्रदेश में लगने वाले मेलों में अत्यधिक महत्व है। यह हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया से आरंभ होता है। इस दिन अयोध्या के सभी मंदिरों से भगवान की मूर्तियां शोभा यात्रा के रूप में निकलकर मणि पर्वत पर पहुंचती हैं, जहां भारत के कोने कोने से आए हुए दर्शनार्थी झूलनोत्सव में भाग लेते हैं। वहां से लौटकर श्रावण मास की अंतिम तिथि तक समस्त मंदिरों में झूलनोत्सव मनाया जाता है। बगदाद निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो बगदाद जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इराक की राजधानी है। देश और राजधानियाँ, मुद्राएं सब पढ़ लीजिएगा आप, ये सब पूछा जाता है। यमन की साना, सीरिया की दमिश्क, ईरान की तेहरान और इराक की बगदाद। 2020 में निम्नलिखित में से किसे टेनिस के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा श्री नरेश कुमार। ठीक है, वह 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी से सम्मानित किए गए थे। तो यहाँ पे जो सब दिए गए हैं, कोच दिए गए हैं और खेल का नाम दिया गया है। ठीक है, और जिनको मिला था, क्योंकि ये 2020 वाला है। अब नया वाला भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, कुछ चेंज हुआ है। अब चलेंगे, पृथ्वी की बाह्यतम ठोस परत कौन सी है?
प्रवालमेंटल कोर, परपटी या स्ट्रेटोस्फियर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परपटी। देखिए, भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है या पृथ्वी का बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों, महासागरों तथा पर्वतों के नीचे अलग अलग है। महासागरों के अंदर इसकी औसतन मोटाई 5 किलोमीटर तथा महाद्वीपों के नीचे इसकी औसतन मोटाई 30 किलोमीटर है तथा हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे इसकी औसतन मोटाई लगभग 70 किलोमीटर है। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है जिनके नाम हैं भूपर्पटी, आवरण और केंद्रीय भाग, यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो कि विश्व में कितने 6.1% भाग पर फैला है। देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के बड़े जो देश हैं जैसे रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का देखा जाएगा तो 7वें स्थान पे, रूस का पहला है, कनाडा का दूसरा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा है और चीन चौथे नंबर पे है, ब्राज़ील 5वें नंबर पे है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है और 7वें पे भारत है। अगले क्वेश्चन चलेंगे, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और नियमन नियम 2000 तैयार किया है? तो पर्यावरण, वन, जलवायु और परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला राइट। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और नियमन नियम 2000 तैयार किया जो 14 फरवरी 2000 से लागू हो गए हैं। नियम 3(2) के अनुसार प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि मानकों का क्रियान्वयन करने के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय या शांत क्षेत्रों, परिक्षेत्रों का वर्गीकरण करेगी। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जेम्स चैडविक, रॉबर्ट हुक, जे थॉमसन या अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत उप परमाणविक कण है या परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसकी आंतरिक संरचना ज्ञात नहीं है, इसलिए इसे प्रायः मूलभूत कण माना जाता है। जे थॉमसन ने वर्ष 1897 में, कब 1897 में इसकी खोज की। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? 2016, 2018, 2014, 2015। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2015। इस योजना की थीम थी स्वस्थ धरा खेत हरा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे 1927 में गठित साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? 3, 5, 1 या 0। तो 1927 में जो गठित साइमन कमीशन में जो भारतीय थे वह 0 थे, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत शासन अधिनियम 1919 में पुनः सुधारों की समीक्षा के लिए एक विधिक आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जिसके कारण इसे साइमन कमीशन नाम से भी जाना गया। भारतीय जनारोष का प्रमुख कारण इस आयोग के में किसी भारतीय को सदस्य न बनाया जाना था, क्योंकि भारत में जो है स्वशासन के संबंध में निर्णय भारतीयों द्वारा ही किया जाना था। साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को कहाँ पहुँचा था? मुंबई पहुँचा था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है इसमें 0 थे, कोई भारतीय नहीं सदस्य नहीं था। शाहजहाँ के शासनकाल के इतिहास पर केंद्रित बादशाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? शेख मुबारक, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल हमीद लाहौरी। देखिए, शाहजहाँ के शासनकाल के इतिहास पर केंद्रित बादशाहनामा पुस्तक के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी थे। ठीक है, वह शाहजहाँ के काल में सरकारी इतिहासकार थे। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत श्रीलंका शांति समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे? तो राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर बी। भारत श्रीलंका शांति समझौता 29 जुलाई 1987 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धन के बीच संपन्न हुआ। इस समझौते की शर्तों में श्रीलंका में जारी गृह युद्ध को समाप्त करना और प्रांतों को अधिक से अधिक शक्तियाँ प्रदान करना तथा प्रांतीय परिषदों की स्थापना करना था। यानी भारत श्रीलंका समझौता 29 जुलाई 1987 को हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, इंडिया विंग्स फ्रीडम की आत्मकथा किसकी है?
तो यह अबुल कलाम आज़ाद की है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? राइट, सी वाला हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जो हैं एक भारतीय यात्री अपूर्णता इंडियन स्ट्रगल इनकी है। राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड है। अबुल कलाम आज़ाद की जो है इंडिया विंग्स फ्रीडम और गुब्बारे खातिर और अल हिलाल, ये तीनों इनकी हैं। और भगत सिंह की मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसकी है? भगत सिंह की है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है? तो कोसी जो है इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह एक सीमा पारी नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर प्रवाहित होती है। इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियाँ सूर्य कोसी, अरुण और तैमूर हिमालय की तलहटी से 10 किलोमीटर की घाटी के ठीक ऊपर एक बिंदु पर मिलती है। इसकी अस्थिर प्रकृति में बदलाव और मानसून के मौसम के दौरान भारी गाद तथा बाढ़ के अत्यधिक प्रभाव के लिए यह जिम्मेदार ठहराया गया है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अब 86 पे। मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश में कितने दमकल अग्निशमन केंद्र कार्यरत हैं? तो जब 2021 तक था 144 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। और विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस 24 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। तो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। रेल बजट के आम बजट में विलय के बाद संसद में रेल बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, रेल बजट का आम बजट में विलय नीति आयोग की देवराय समिति की सिफारिश पर वर्ष 2016 में किया गया। अब आम बजट के एक भाग के रूप में रेल बजट को प्रस्तुत किया जाता है, अतः देश के वित्त मंत्री के द्वारा इसे पेश किया जाता है। वर्ष 2017 में पहली बार अरुण जेटली के द्वारा इसे सम्मिलित रूप से पेश किया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बजट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस में दिया गया है। हमारे संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा आपके ऑस्ट्रेलिया वाला राइट हो जाएगा, सी। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या जो है 77.7% और नगरीय जो है 22.07% है, जो कि सभी राज्यों से सर्वाधिक है। देखिए, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? रक्षा प्रमुख होगा, प्रधानमंत्री होगा, कैबिनेट सचिव होगा, गृह मंत्री होगा। तो राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जो होगा कैबिनेट सचिव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। कैबिनेट सचिवालय में एक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव हैं। इस समिति का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के समय राहत कार्यों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। इस समिति में कैबिनेट सचिव और सभी संबंधित मंत्रालयों, विभागों के सचिवों के साथ 7 अन्य संगठन भी शामिल हैं। तो राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट सचिव। भारत और रूस के बीच द्विवार्षिक रूप से आयोजित होने वाले त्रिसेवा अभ्यास का नाम बताना है। इंद्र, इंडरस, वज्र या टाइगर ट्रायम्फ। तो इंद्र हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंद्र भारत रूस, ठीक हो जाएगा। और वज्र जो हो जाएगा आपका भारत अमेरिका, और टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका, यानी वज्र और टाइगर ट्रायम्फ हो जाएगा भारत अमेरिका, और इंद्र जो हो जाएगा भारत रूस। ठीक है, तो ये अभ्यास हैं, तो अभ्यास भी आप लोग देख लीजिएगा। भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो वित्त मंत्रालय, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक। तो 93 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आरबीआई, यानी ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, भारत में नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 22 के तहत रिजर्व बैंक को यह शक्ति प्राप्त है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किसी व्यक्तिगत जानकारी को उसकी अनुमति के बिना गलत तरीके से प्राप्त करने के कार्य को क्या कहा जाता है? पहचान की चोरी, फिशिंग, इंटरनेट समय की चोरी, साइबर मानहानि। तो राइट आंसर हो जाएगा पहचान की चोरी, ऑप्शन नंबर ए। किसी की व्यक्तिगत जानकारी को उसकी अनुमति के बिना गलत तरीके से प्राप्त करने के कार्य को पहचान की चोरी कहा जाता है। 95 पे चलेंगे। आभासी उत्सव परंपरा श्रृंखला 2020
संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय उत्सव वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस का आयोजन नाट्य तरंगिणी द्वारा डैश की साझेदारी में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो चारों ऑप्शन में से हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। आभासी उत्सव परंपरा श्रृंखला 2020 संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय उत्सव वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज 2000 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस का आयोजन नाट्य तरंगिणी द्वारा संयुक्त राष्ट्र की साझेदारी में किया गया। इसे जो है 23 वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने 1 अक्टूबर 2020 को अपना 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे या नाइजीरिया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अफ्रीकी देश नाइजीरिया ने 1 अक्टूबर 2020 को अपना 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। 1 अक्टूबर 1960 को नाइजीरिया ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी अबूजा है। सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक संधि की मध्यस्थता किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, बैंक ऑफ चाइना, विश्व व्यापार संगठन? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची, पाकिस्तान में हस्ताक्षरित हुआ। सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियों रावी, सतलज, व्यास के जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया, जबकि 3 पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब, सिंधु के जल को पाकिस्तान को अधिकार दिया गया। इसके तहत एक स्थायी परिषद की व्यवस्था की गई थी। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 37वीं बैठक 20 सितंबर 2019 को कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या गोवा? तो 98 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका गोवा हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 37वीं बैठक सितंबर 2019 में गोवा में हुई। वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय अनुच्छेद 279A, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और अन्य सदस्य केंद्रीय राजस्व या वित्त मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं। देखिए, खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस है, मनीला है, बीजिंग है, रोम है? तो यहाँ पे जो रोम ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। देखिए, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भुखमरी से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। FAO की स्थापना कब की गई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में है। भारत में कौन सा संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है? तो भारतीय प्रेस परिषद, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला राइट हो जाएगा। भारतीय प्रेस परिषद भारत के प्रिंट मीडिया का जो है नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 को की गई थी। कब की गई थी? 4 जुलाई 1966 को की गई थी। भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 है आपका न्यूमेरिकल यानी मैथ का क्वेश्चन है, जो है वर्ष 2003 के दौरान तीनों कंपनी द्वारा उत्पादित कारों की कुल संख्या बताना है। तो वर्ष जो 2003 है, इनमें तीनों यानी 66 और आपका 56 और 46 इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा, आपका आंसर जो आ जाएगा 168 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और इन 5 वर्षों के सभी कंपनियों में कुल उत्पादित इकाइयों की औसत संख्या बताना है। मतलब जो पाँचों दिए गए हैं 5 वर्ष में सभी कंपनियों के, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, तो मतलब ये चारों जो हैं पाँचों हैं, 5 वर्ष के हम लोग क्या करेंगे, इनका सबका अलग अलग जो है औसत, पहले जो इनका जो है हम लोग जोड़ निकालेंगे और टोटल कर लेंगे और टोटल करने के बाद 5 से भाग देंगे तो हम लोग का जो है 168 ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आ जाएगा। ठीक है, यानी इनका औसत निकालना है सभी को जोड़ करके। देखिए, एक समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 1248 है और अंतिम पद 1413 है, तो उसके प्रथम 34 पदों का योगफल निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग जो फार्मूला होता है SN बराबर 1n/2 a प्लस l यानी फर्स्ट और लास्ट। तो यहाँ पे जब फार्मूला लगाएंगे तो SN का जो वैल्यू दी गई है 34 दी गई है और
34 को ऊपर रखेंगे, बटा 2 करेंगे और 1248 और 1413 को जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा 45,237, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प में बदलें जो प्रश्न युग्म में समान तर्क अनुसरण करता है, यानी MLF। तो जैसे पहला तर्क करेगा यानी M से जुड़ेगा N, ठीक है, L से जुड़ेगा M और F से जुड़ेगा G। उसी तरह Z के पहले आपका कौन सा आ जाएगा, Y आ जाएगा। C के पहले आपका कौन सा आ जाएगा, B आ जाएगा। और H से पहले आपका G आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा YBG, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे विक्रेता ने 19,600 में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और 30% के लाभ पर बेची। इसका जो है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब विक्रेता ने ही 19,600 में जैसे एक वॉशिंग मशीन खरीदी है तो इसको जो है 130 लाभ पर बेची, यानी 130 पे बेची। तो इनका जो हम लोग प्रतिशत निकालेंगे, मूल्य विक्रय मूल्य जो होगा हमारा, वो निकल के हमारा आ जाएगा 25,480, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात है 24, 25 और 26। इनका योगफल 27 है। तीनों संख्याओं में से दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, यानी 25 की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो दूसरे वाले यानी 25 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो तीनों का हम लोग टोटल करेंगे, 1 मिनट, ठीक है। तीनों को टोटल करेंगे हम लोग यहाँ पे तो कितना निकल के आएगा, 75x निकल के आएगा, ठीक है। और इसको रखेंगे 2700 पे, ठीक है। तब इसको इससे हम लोग काटेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी आपकी 36, और 36 को जब 25 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 900, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे पास उतना जो है स्पेस भी नहीं है कि आप लोग को अच्छे से सॉल्व कर पाऊँ। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आपको इसका तरीका भी बता देंगे, और ताकि आप लोग को आसानी हो जाए, और पैटर्न भी आप लोग देख लीजिए कि ऐसा पेपर आता है। कोशिश करूँगा जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, बाकी जो है मैं जल्दी से बताऊँगा और आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि जो है इतना समय भी नहीं है और इसमें जगह अगर होती तो मैं आप लोग को सही से बता भी देता, ठीक है। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं और दोनों कथनों में देखना है कौन सा जो है निष्कर्ष जानकारी सही है। देखिए कुछ सियान मैजेंटा हैं और सभी पीले सियान हैं, ठीक है। जैसे आपका जो पीले है तो पीले को पी से डिनोट करेंगे, और सभी पीले जो हैं, सभी पीले क्या हैं, सियान हैं, तो सियान हो जाएंगे, ठीक। और कुछ सियान मैजेंटा हैं तो यहाँ पे मैजेंटा रख देंगे। अब यहाँ पे पूछा गया है निष्कर्ष में कुछ मैजेंटा पीले हैं और कुछ सियान पीले हैं, तो यहाँ पे जो कुछ सियान जो है पीले हो जाएंगे, ठीक है, और मैजेंटा जो है पीले, इसका निष्कर्ष अंदर नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट जो हो जाएगा आपका बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदले जो युग में प्रयुक्त समान तर्क का अनुसरण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जे का अगर 2 प्लस करेंगे तो एल आ जाएगा, पी का 2 करेंगे तो आर आ जाएगा, इसी तरह डी का 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एफ आ जाएगा, और यू का 2 प्लस करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, सॉरी बी वाला हो जाएगा, एफ और वी डब्ल्यू। एक आदमी किसी लॉन में पूरब की ओर दिशा में अभिमुख होकर खड़ा है, मतलब उसकी डायरेक्शन है पूरब की तरफ, ठीक है। और वह 45 डिग्री वामावर्त, यानी यहाँ से 45 डिग्री वामावर्त घूमेगा और फिर वामावर्त दिशा में, और फिर जो है 135 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब यहाँ से 135 दक्षिणावर्त यहाँ तक आ जाएगा, मुड़ता है। अब वो किस दिशा में है, तो ये जो दिशा हो जाएगी आपकी दक्षिण हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। 2 संख्याओं का अनुपात 24-25 है और उनका मासा जो है 3 है, उनका लासा बताना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम बराबर एच ए बी, ठीक है। एलसीएम बराबर एचसीएम निकालेंगे तो हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 24 रखेंगे और 25 रखेंगे, और गुणा किससे करेंगे, 3 से। तो तीनों का जब गुणा निकल के आएगा तो हम लोग का लासा निकल के आ जाएगा, यानी 1800 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिवर्ष 35% की दर पर 6 महीने के लिए 12,600 पर प्रति साधारण ब्याज ज्ञात करना है, मतलब छमाही ज्ञात करना है। तो 35 बटा हम लोग यानी 35 को आधा करेंगे और 12,600 का हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 2205, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि साधारण ब्याज का फार्मूला जो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है। किसी फल के नाम के अक्षर H I T L I और C हैं,
यदि अक्षरों को सही ढंग से पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बने शब्द का अंतिम अक्षर बताना है। तो इन सब से मिला के आपका बनेगा, क्या बनेगा, लीची बनेगा। ठीक है, लीची बनेगा। तो अंत में जो आएगा आपका आई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समानांतर भुजाओं का योगफल 186 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी 93 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लोग निकालेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हाफ रखेंगे, समानांतर भुजाओं का योग रखेंगे और उनके बीच की दूरी, दोनों को जब रखेंगे यह दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में तो 8649 आपका सेंटीमीटर ऑप्शन आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलेंगे। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ भाग है, तो 114 का हम लोग जब निकालेंगे तो यहाँ पे ये समीकरण बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 129 आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, भुजा उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलती है और फिर दाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलती है। वह फिर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है। फिर वह अंत में दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर की चलती है। जब डायग्राम निकालेंगे तो यहाँ पे प्रारंभिक और अंतिम निकल के आएगा। तो इनके बीच की जो दूरी निकल के आएगी आपकी 4 किलोमीटर आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई छवि का सही प्रतिबिंब बताना है। तो रादर का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये वाला, बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ ग्राफ दिया गया है और यहाँ ग्राफ के हिसाब से यहाँ पे शहरों के नाम है बेंगलुरु और चेन्नई है। मतलब ये आपका चेन्नई हो जाएगा, ये बेंगलुरु हो जाएगा। यहाँ पे जो है वर्ष दिया गया है, किस महीने में किसकी जो है ग्रोथ ज़्यादा हुई है, कम हुई है, ये यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस महीने में चेन्नई में सबसे कम मामले सामने आए हैं। चेन्नई में सबसे कम मामले कब आए हैं, तो चेन्नई जो हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा है, यहाँ सबसे कम। तो ये आपका जनवरी 2020 हो जाएगा, आपका हो जाएगा जनवरी 2020, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस महीने में बेंगलुरु में सबसे अधिक मामले आए हैं। बेंगलुरु आपका पता है सबसे अधिक पूछा है, बेंगलुरु ये वाला है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आएगा। तो आपका हो जाएगा मई 20। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मई 20, ऑप्शन नंबर ए। मार्च 20 में चेन्नई और बेंगलुरु में कितने मामले दर्ज हुए हैं। तो मार्च 20 में चेन्नई और बेंगलुरु में, ठीक है, कितने मामले दर्ज हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, मतलब मार्च 20 में चेन्नई और बेंगलुरु, मतलब इन दोनों का यहाँ पे देखना है। तो 70 और 60 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऊपर देखते हैं। सॉरी 70 और 60 नहीं होगा, 70 और 58 होगा। ठीक है, क्योंकि दो वहाँ पे कम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 128, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला राइट। एक गोदाम में 104 बोरों का औसत वजन 130.5 किलोग्राम है और शेष 36 बोरों का औसत वजन 75 किलोग्राम है। गोदाम में सभी बोरों का औसत वजन ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे जो बोरे हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे, 36 और 100। एक मिनट, देखिए दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बट आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, लेकिन हम जितना भी आप लोगों के लिए कर रहे हैं आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग का बस मेन मकसद मेरा ये है कि आप लोग को इसकी जानकारी हो पाए और क्वेश्चन कैसे आते हैं ये पता चल पाए। बाकी आप लोग इसको पॉज करके आप लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे इन दोनों का टोटल कर लेंगे, यानी 104 और 36 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, 140 हो जाएगा कुल बोरों की संख्या। ठीक है, और माना गोदाम में सभी बोरों का औसत वजन कितना ले लेंगे, x ले लेंगे। ठीक है, तो 104 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 36 को 75 से करेंगे, तो टोटल आपका बराबर निकल के आएगा 140 x के। ठीक है, तो इन सब का जब गुणा करके दोनों का निकालेंगे 16,272 और बटा करेंगे 140 से, तो इसको जब भाग करेंगे तो आपका 116.23 राइट आंसर आ जाएगा, बी वाला। ठीक है, इस प्रश्न में कथन के बाद एक और दो दिए गए हैं। अब यहाँ पे कथन दिया गया है, इनको देखना है। विकासशील विश्व के जेनेरिक दवाओं के विश्व के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से भारत एक है। निष्कर्ष निकालना है, भारत विकासशील देश है। भारत अकेला देश नहीं है जो विश्व में जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है। अब यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है, केवल एक अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा,
केवल 2 अनुसरण करता है, यानी भारत अकेला देश नहीं है जो विश्व को जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है। देखिए, विकासशील विश्व की जेनेरिक दवाओं के विश्व के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से भारत एक है। मतलब भारत एक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वह जो है केवल मतलब खाली जो है भारत विकासशील देश है, मतलब सब भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए दिया गया है भारत अकेला देश नहीं है जो विश्व की जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी वाला राइट हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया गया है। एक्स एक कार्य को 270 दिनों में कर सकता है, एक्स कार्य को 55 दिनों तक करता है और फिर वाई शेष कार्य 215 दिनों में पूरा करता है। एक्स और वाई दोनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो एक्स एक कार्य कितने दिनों करेगा? एक्स का एक दिन का कार्य 1/270 और एक्स जो करेगा कितना 55 दिन तक कार्य करेगा, तो 55 बटा कितना हो जाएगा 270। ठीक है, तो यहाँ पे शेष कार्य निकालेंगे तो 1 माइनस करेंगे इससे, तो यहाँ पे 215 बटा 270 निकल के आएगा। शेष कार्य हम निकालेंगे 215 बटा 270 का वाई करता है तो 215 करेगा। ठीक है, वाई का एक दिन का काम 215 और 270 गुणा 215, तो इससे जब ये कट जाएगा तो आपका 1/270 आ जाएगा। अब x प्लस वाई का एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 270 प्लस 270, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 270 नीचे आएगा, तो आपका जो आ जाएगा x और y का पूरा काम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 135 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सोल्यूशन भी देख सकते हैं। देखिए, एक बल्लेबाज 205 रन बनाता है जिसमें 10 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। वह अपने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाता है? कुल रन आपके कितने हैं? 205 हैं। 10 चौके प्लस 7 छक्के बनाएंगे तो 10 चौके मतलब 40 और 7 छक्के 6 सत्ते 42, तो दोनों का आपका टोटल 82 निकल के आएगा। और क्रिकेट के बीच दौड़कर लेने वाले रन हैं 205 माइनस 82, मतलब 205 अगर टोटल हैं तो 82 जो चौके और छक्के निकाल देंगे तो 123 आपका जो शेष बचेगा। ठीक है, और विकेट के बीच दौड़ने वाले रन जब निकालेंगे हम तो 123 का निकालेंगे 205 से, प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ पे 60% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे ट्रेन का क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी को 2880 मीटर की दूरी तय करने में कितने सेकंड का समय लगेगा यदि वह 432 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है? तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे, जो है आपकी 2880 मीटर दी गई है, चाल आपकी 432 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 432 गुणा 5/18 निकालेंगे जब मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है। तो इसको जब इससे करेंगे तो आपका कितनी बढ़ जाएगा? तो ये आपका निकल के आएगा 120 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और जब हम 120 प्रति मीटर प्रति सेकंड को समय में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यानी मीटर को 2880 को हम लोग भाग करेंगे 120 से, तो आपका 24 सेकंड निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, प्रतिवर्ष 10% दर पर 2 वर्ष के अंत में 7100 की राशि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकालना है यहाँ पे हम लोग को। तो 10% की दर से 2 वर्ष के लिए ब्याज निकालना है, तो हम लोग इसको कई तरीके से कर सकते हैं। पहले मेथड से करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे अगर 2 वर्ष के लिए दिया गया है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10, तो यहाँ पे आपका निकल के 1 आएगा, यानी 21 आ जाएगा, 21% है। और जो आपका दिया गया है 2 वर्ष के अंत में 7100 की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम लोग जो 21% निकला है उसको हम लोग 71 गुणा 21/100 से निकालेंगे तो 1491 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फार्मूला भी है आपका A बराबर P, ठीक है, 1 + R/100 की पावर T, तो यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से जो ये चिन्ह दिया गया है, चिन्ह यानी स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए चिन्हों के कौन से समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो कब जो कौन से में से आंसर निकलेगा, तो 126 का हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका C वाले से निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये रखेंगे तो आपका ऑप्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। किसी समानांतर श्रेणी में 71वां पद 491 है और सर्वांतर 5 है, तो श्रेणी में पहला पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है TN बराबर A + n-1 ब्रैकेट में है और D है, मतलब डिफरेंट। तो TN बराबर आपका दिया कि कितना है 491, मतलब 71वां पद ये निकल के आएगा 491। n बराबर आपका 71 हो जाएगा। ठीक, मतलब जो nवां पद है, ठीक है, 71 और डिफरेंस कितना है 5 का है। तो यहाँ पे जब फार्मूला हम लोग रखेंगे TN मतलब 491, ठीक है, बराबर A प्लस में
और आपका जो दिया गया है n कितना है 71 माइनस का 1 इंटू डिफरेंट कितना है 5 का। तो ये जब हम फार्मूला लगा के करेंगे तो टोटल हमारा 141 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन है जिसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं। आपको तय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत है या कौन सा कमज़ोर है। केवल तर्क 1, केवल तर्क 2। ठीक है, पहले कथन पढ़ेंगे। पुष्ट खबर प्रकाशित करने वाले एक समाचार पत्र में एक आदमी ने पढ़ा कि एक घातक वायरस के कारण होने वाली बीमारी से लोग मर रहे हैं, क्या इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक तर्क दिया गया है, हाँ समाचार पत्र केवल सत्यापित समाचार ही प्रकाशित करता है। दूसरा तर्क है नहीं, यदि इसे झूठा समाचार घोषित किया जाए तो इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, मतलब अगर झूठा साबित हो जाएगा तो इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, तो बी वाला राइट हो जाएगा। केवल बी तर्क मजबूत है, तो बी वाला कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला कथन दिया गया है, क्या घर का कूड़ा करकट सड़क पर फेंकने वाले लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। तर्क हाँ, सड़कों पर कूड़ा करकट फेंकना गलत आदत है क्योंकि यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य में बाधक होती है। तो यहाँ पे नहीं, अगला जो है तर्क दिया है नहीं, इसका वन्य जीवन और पर्यावास पर गंभीर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका मजबूत कौन सा तर्क है, तो आप यहाँ पे जो आपका केवल एक ही तर्क मजबूत है, इसका जो है पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट हो जाएगा, मतलब ए में जो आपका दिया गया है केवल एक वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जब एक वस्तु 25% की छूट के बाद 3825 में बेची जाती है तो इसका अंकित मूल्य बताना है। 25% की छूट मतलब 75। ठीक है, 75 की वैल्यू कितनी है 3825, तो 75 को जो इससे भाग देंगे आप लोग तो 51 आ जाएगा, और 51 को जब 100 से गुणा करेंगे तो 5100 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है, मतलब यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे बताना है कि क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, ठीक है, तो C3A1N 14R 18X रख देंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि श्रृंखला यहाँ पे दी गई है उसी हिसाब से हम अक्षरों के स्थान का अंकित मान अक्षर के बाद लिखा जाता है, तो यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, 22 अगस्त 1972 सप्ताह के किस दिन आता है, तो बुधवार, सोमवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार। तो शताब्दी वर्षों में विषम दिन कितने हो जाएंगे, यानी 1900 वाला ले लेंगे हम लोग, क्योंकि 1900 वाला सेंचुरी है 1972, और 1600 प्लस 300 से निकाल लेंगे तो ये 1600 में आपका 0 आएगा और 300 में सेंचुरी में 1 आएगा, मतलब हम लोग यहाँ पे रख लेंगे 1। ठीक है, और शेष पूर्ण वर्ष 72 हैं। ठीक है, 72 जो है 72 में -1 कर देंगे तो 71 वर्ष आ जाएगा। 71 वर्षों में कुल विषम है 54 साधारण वर्ष प्लस 17 लीप वर्ष, तो इसको 7 से भाग करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। और जो है मतलब पूरा हम लोग जब टोटल इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे 1 जनवरी से 22 अगस्त 2000 तक विषम दिनों की संख्या, तो यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 7 से इसको भाग करेंगे तो 39 जब आएगा, 39 से हम लोग 7 को भाग कर देंगे तो कुल जो शेष आएगा आपका कितना आ जाएगा, शेष 2 आ जाएगा, यानी 22 अगस्त 1972 का दिन जो है आपका कौन सा आएगा, मंगलवार आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। अगले क्वेश्चन चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, तो जो 9 से विभाज्य है तो उसको हम लोग कर लेंगे डिविजिबिलिटी रूल से, तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, यही जो है 9 से विभाज्य है। निम्नलिखित समीकरण में स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और इसे संतुलित करने के लिए गणितीय संकारकों के अनुक्रम के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे कौन सा चिन्ह रख देंगे हम लोग, तो यहाँ पे रख देंगे माइनस, यहाँ पे रख देंगे बराबर, और यहाँ पे रख देंगे क्या, गुणा, यानी 9 त्रिक का 27 और इसमें से 7 चला जाएगा तो ये भी कितना आ जाएगा 27, तो 27 बराबर 27, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। 1494 ग्राम और 8.3 kg का कितना प्रतिशत है, तो 1494 ग्राम रखेंगे और इसको जब हम लोग 8.3 kg को हम लोग जब ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 8300, तो इसको 1494 रख लेंगे ऊपर और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 8300 गुणा 100। इसको जब काटेंगे हाँ तो हमारा 18% निकल के ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आज शुक्रवार है तो 73 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज अगर कौन सा दिन है शुक्रवार है तो 73 को हम लोग कैसे बात कर देंगे 7 से, तो 7 धाम 70 बचेगा 3, तो शुक्रवार है, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला राइट हो जाएगा।
देखिए, उस गुणोत्तर श्रेणी के 39वें पद और 37वें पद के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए जिसका सार्वंतर 24 है। तो सार्वंतर बता दिया मैंने कि ऊपर जो है पद निकालना है, ए बराबर एनवा पद और आर बराबर सार्वंतर होता है। तो हम लोग जब निकाल लेंगे पूरा टोटल, ठीक है, तो फार्मूला हम लोग जब यहाँ पे रख देंगे तो टोटल निकल के हम लोग आएगा 576 बटा अनुपात 1 आ जाएगा। ठीक है। यदि किसी दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है। इनकम का हम लोग जब प्रतिबिंब देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसको प्रतिबिंब के हिसाब से सामने रखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास अगर उतनी स्पेस होती तो मैं अच्छे से बता पाता हर क्वेश्चन को, लेकिन जितना भी शॉर्ट फॉर्म में हो पा रहा है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे टाइम एंड वर्क का फिर से क्वेश्चन एक आ गया। ए अकेला 70 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 75% अधिक कार्यकुशल है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 75% अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 3/4। ठीक है। तो बी ए से कितना है 75% अधिक है, मतलब बी अनुपात 1। मतलब अगर आपका बी जो है, अगर ए 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो इसको जोड़ के जो है 3 अधिक है तो ये 7 हो जाएगा, यानी बी की 7 हो जाएगा। ठीक है। और कुल काम हम जो दिया गया है 70 कार्य दिया गया है, 70 कार्य दिया गया है। ठीक है। इसको जो है ए से करेंगे यानी 4 से, 7 चौक 28 280 आ जाएगा और भाग करेंगे 7 से, तो यहाँ पे 40 दिन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 168 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 और भुजा आपकी कितनी दी गई है 168 जो दी गई है स्क्वायर में। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 70 56 और अंडर रूट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाना चाहिए। IM U18 Y23। तो यहाँ पे श्रृंखला जो है हमारी दी गई है, तो यहाँ पे दी गई है, तो कैसे हम लोग करेंगे, क्योंकि 18×5 कितना होता है 18×5 23 होता है। तो इससे पहले भी 5 हुआ, यानी मतलब यहाँ पे 13 हुआ होगा, और इससे पहले यहाँ पे 5 हुआ है, मतलब यहाँ पे कितना है 8 है, और 3 से यहाँ पे 5 जुड़ा है, मतलब 5×5 का हो रहा है। तो I और M में कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और M से अगर 4 हम लोग प्लस करेंगे तो Q हो जाएगा, तो Q हो जाएगा 13। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला राइट हो जाएगा। कथन दिए गए हैं, कथन और सर विचार भी करना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, कथन है गांव का प्रत्येक बच्चा स्कूल जाता है, कबीर नियमित रूप से स्कूल जाता है। कबीर एक आज्ञाकारी छात्र है, कबीर गांव से आता है। ठीक है। गांव का प्रत्येक बच्चा स्कूल जाता है तो कबीर नियमित रूप से स्कूल जाता है, तो कबीर जो है गांव से ही आता होगा, सेकंड वाला ही राइट हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम लोग फिर से देखेंगे, गांव का प्रत्येक बच्चा स्कूल जाता है, कबीर नियमित रूप से स्कूल जाता है। कबीर नियमित रूप से जाता है, कबीर एक आज्ञाकारी छात्र है, तो ये कहा नहीं जा सकता। कबीर गांव से आता है, कबीर गांव से आता है, तो ये भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो डी वाला राइट हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, क्योंकि कबीर, अगर फिर से देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा डाउट है इसमें। देखिए, कबीर गांव का प्रत्येक बच्चा स्कूल जाता है, कबीर नियमित रूप से स्कूल जाता है। हाँ, तो नियमित जाता है और प्रत्येक बच्चा गांव से है, तो कबीर जो है गांव से ही आएगा, और कबीर आज्ञाकारी छात्र ये कंफर्म नहीं है, तो राइट आंसर जो सेकंड वाला ये सही होगा। तो ये किस में दिया गया है, बी वाले में दिया गया है, नहीं डी वाला। ठीक है। तो ये दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, लेकिन ये डी वाला राइट होगा, तो मतलब ये दोनों में से नहीं होगा, क्योंकि ये कंफर्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए लिखता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कबीर नियमित रूप से स्कूल जाता है, लेकिन कथन इससे स्पष्ट नहीं हो पाया कि कबीर आज्ञाकारी छात्र है। अतः निष्कर्ष एक कमज़ोर है, गांव का प्रत्येक बच्चा स्कूल जाता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कबीर गांव से आता है। इस प्रकार निष्कर्ष तो भी कमज़ोर है। ओके, क्योंकि यहाँ पे निष्कर्ष में कन्फर्म नहीं है, इसलिए आप दोनों जो हैं गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। देखिए, कुछ माइंड मत करिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, बाकी जो है क्वेश्चन जो है सही है। ठीक है। इस प्रश्न में 3 कथनों के बाद 1 और 2 से
संख्याकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं, मतलब निष्कर्ष यहाँ पे दिए गए हैं। कथन, कुछ सब्जियाँ पक्षी हैं और सभी सब्जियाँ जानवर हैं, सभी जानवर फल हैं, ठीक है। और निष्कर्ष हैं सभी सब्जियाँ फल हैं या सभी पक्षी जानवर हैं। तो पहले कथन के हिसाब से हम लोग करेंगे, कुछ सब्जियाँ फल हैं, तो कुछ जो है सब्जियाँ क्या हैं, फल हैं, ठीक है। एस से सब्जियाँ और एफ से, बहुत कन्फ्यूजन हो रही, थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है ना, इसलिए। तो कुछ सब्जियाँ क्या हैं, कुछ सब्जियाँ पक्षी हैं, तो कुछ सब्जियाँ पक्षी यानी पी से कर देंगे पक्षी को, ठीक है। और सभी जो हैं सब्जियाँ क्या है, जानवर हैं, सभी सब्जियाँ क्या हैं, जानवर हैं, जैसे कर दिया है। और सभी जानवर फल हैं, और सभी जानवर क्या हैं, आपके फल हैं। अब यहाँ पे दिया है सभी सब्जियाँ फल हैं, सभी सब्जियाँ फल हैं, तो यह नहीं क्लियर होगा। सभी पक्षी जानवर हैं, सभी पक्षी जानवर हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी सही नहीं रहेगा। तो निम्नलिखित विकल्पों में से विकल्प का चयन करना है, तो डी हो जाएगा, यानी ए वाला केवल एक निष्कर्ष करेगा, ठीक है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है इसलिए, लेकिन ए वाला राइट हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष करेगा, यानी सभी सब्जियां क्या हैं, फल हैं। निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह दिए गए हैं, चिन्ह में कौन सा मान आना चाहिए। तो यहाँ पे जो दिया गया है, इसको जो है यहाँ पे हम लोग भाग करेंगे 19 से, और फिर जो है इसमें 549 को इसमें जो 11 से भाग कर देंगे, तो पहले तो 21 आएगा, फिर 49 आएगा, यानी टोटल आपका जो है 70 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याओं का गुणनफल 3072 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 96 है। संख्याओं का मासा यानी जीसीडी ज्ञात करना है। तो संख्याओं का गुणनफल 3072 है और उनका लासा 96 और संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। तो 145 के हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ पे लासा गुणे मासा होता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे दिया गया है और लासा 96 दिया गया है, मासा निकालना है, तो इसको इससे भाग करेंगे तो 32 राइट आंसर आ जाएगा। और 32 जो आपका दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर किसमें, डी में दिया गया है, ठीक है। 146 पे चलेंगे। संख्याओं के उस संयोजक का चयन करें जिसके अनुसार व्यवस्थित अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। तो यहाँ पे अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, तो हम लोग पहले क्या क्या रखेंगे, पहले हम लोग रखेंगे जी को, फिर हम लोग रखेंगे एल को, ठीक है, फिर ओ को और आर को, फिर वाई को, यानी ग्लोरी बनेगा। और ग्लोरी किस में दिया गया है, मतलब जी दिया गया है 1 में, ऑप्शन नंबर, मतलब ये राइट हो जाएगा डी वाला, ठीक है, पहले से ही पता चल रहा है। 71/105 और 71/420 का योगफल ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग कर लेंगे योगफल, तो आपका जो आएगा 71/84 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, राइट डी वाला हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो युग में प्रयुक्त तर्क का अनुसरण करेगा, यानी एम्पलीफाई का मैग्नीफाई, हिंडर का हो जाएगा। जिस प्रकार एम्पलीफाई तथा मैग्नीफाई का अर्थ बढ़ना समानार्थी है, उसी प्रकार हिंडर और ऑब्स्ट्रक्ट का अर्थ है बाधा, यानी समानार्थी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 6 पदों का औसत 185 है, पहला पद शेष पदों का 1/5 है, पहला पद कौन सा है। तो माना जैसे हम लोग अन्य 5 पदों का योग निकालेंगे, तो x निकालेंगे, पहला पद हो जाएगा x/5, x/5 प्लस में x निकालेंगे 185 पदों का औसत, यानी 185 गुणा 6, और 6/5 निकालेंगे 185 गुणे 6। तो इसको जब हम लोग निकालेंगे, क्योंकि इससे तो ये कट जाएगा, और 185 गुणा 5 बटा में कितना 5, तो 185 ही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। एक्स और वाई किसी व्यवसाय में क्रमशः 5200 और 6200 का निवेश करते हैं। यदि 6 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी का दोगुना कर देता है, तो एक्स और वाई को उस वर्ष के लाभ के अनुपात में विभाजित करना है। अब यहाँ पे देखना, एक्स द्वारा निवेशित पूंजी गुणा समय और वाई द्वारा निवेशित पूंजी गुणा समय। एक्स द्वारा प्राप्त लाभ निकालेंगे और वाई द्वारा प्राप्त लाभ निकालेंगे। तो 6 महीने का निकाला जाएगा, तो 1/2 वर्ष आ जाएगा। तो 5200 का आप निकालेंगे और दोनों को ऐड करके, ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे इसका आधा, ठीक है, यानी पहले का जो होगा निकालेंगे दूसरे का दुगुना करके। तो हम लोग का जो आंसर आ जाएगा 39/31 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मानसिक अभिरुचि जो है, अब यानी रीजनिंग के क्वेश्चन है, क्योंकि ऊपर जो है मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। देखिए यहाँ पे अप्रत्यक्षता अपराध अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया हुआ था, तो इसमें कुछ जीएस के भी क्वेश्चन पड़ जाएंगे, तो ये 1955 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17 के तहत। तिहाड़ जेल भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है,
तो यह हो जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। किसी कोड भाषा में यदि चॉइस को EHIOCC के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो उसी कोड भाषा में मार्टिन को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा, यानी शब्दों का उलटफेर किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग मार्टिन का करेंगे तो कौन सा निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ई यानी नेट्रीम निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। अब इसमें भी वैसे ही दिया गया किसी कोड भाषा में वोमेन को PXOOB के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में ड्रीम को किस तरह कोडबद्ध किया जाएगा, ठीक है। +1 करके इसमें किया गया है, यानी W को किस में बदला गया है, X में, ठीक है। तो इस जो है इस तरह हम लोग करेंगे। तो ड्रीम को जब हम लोग निकालेंगे तो कैसा आ जाएगा आपका SEGNB, ऑप्शन नंबर सी वाला आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, आप लोग देख भी सकते हैं, मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, आप लोग सामने देखिए क्योंकि बुक का सलूशन करा रहा हूँ तो आप लोग को यहाँ पे देखने को तो मिलेगा ही। संजय उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलता है। वह फिर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर, दक्षिण की ओर और 8 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर 6 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतनी जगह नहीं तो मैं आप लोग को ये सॉल्यूशन भी सही से करा देता। देखिए गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को ध्यान में लोग पढ़ें और दिए गए गद्यांश के आधार पर कथन का आकलन करना है। निम्नलिखित विकल्पों में से विकल्प का चयन करना है। देखिए गुजरात भारत का 10वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ पे पढ़ेंगे गुजरात का जनसंख्या घनत्व 258 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा राज्य है। सबसे अधिक औद्योगिकृत राज्यों में से एक है और इसलिए भारतीय व्यक्तियों को उपक्रमों और व्यवसाय दोनों के संबंध में आकर्षित करता है। 2001 में 50,67,1017 के छोटे से आंकड़े से 2011 राज्य में लोगों की जनसंख्या दी गई है। इस दशक में गुजरात की जनसंख्या में वृद्धि 19.17 का विस्तार देखा गया है। जनसंख्या 1.9% की वार्षिक दर से विकसित हो रही है। 2016 में इसकी वार्षिक विकास को देखते हुए यह 70 मिलियन को छू लेगा। यह एक अविश्वसनीय आंकड़ा है। तो यहाँ पे जो है कथन निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है यानी ए, यदि कथन निश्चित रूप से सत्य है। बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन इसमें ऑप्शन दे दिया है, लेकिन जो हो जाएगा आपका सी यानी यदि कथन निश्चित रूप से सत्य है, ठीक है। गुजरात भारत का 10वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। हाँ, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने देखा था कि यह 10वां सबसे बड़ा, यहाँ पे देखो दिया गया है, यहाँ 10वां सबसे बड़ा राज्य है। अगले क्वेश्चन चलेंगे। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज देखना है। देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 1 2, ठीक है, ये 3 कर लेंगे, ये 4 कर लेंगे, 5 कर लेंगे, फिर यहाँ पे 6 7 8 इसमें भी दिए गए हैं। तो आपके जो हो जाएंगे, इनको जब आप लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका टोटल जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 1 तो छोड़ देंगे हम लोग और 6 दूना 12 यानी 12 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे टोटल जो हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उत्तर की ओर अभिमुख 23 व्यक्तियों की पंक्तियों में ए दाईं ओर से 15वां उसे मौजूदा स्थिति दाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित करने के बाद अब बाईं ओर उसकी स्थिति कौन सी है। तो 23 करेंगे और हम लोग माइनस करेंगे 15, क्योंकि दाईं ओर से आपका 15वां है, ठीक है। उसे जो है हम करेंगे और प्लस 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9वां स्थान, और 2 स्थान स्थानांतरित करने पर उसमें 2 और जोड़ेंगे यानी 11वां आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। प्रश्न में कथन चित्र और तत्वों के बीच संबंध दर्शाया गया है। कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो निष्कर्ष दिया गया है कौन सा वाला राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सी बराबर आई, तो ये भी राइट हो जाएगा, और ओ ई ये भी राइट हो जाएगा। तो दोनों राइट हो जाएंगे। 159 का एक और दोनों अनुसरण करते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो एक असंगत शब्द संख्या अक्षर युग्म है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ 34 को छोड़कर अन्य सभी संख्या जो है सभी संख्या जो है विषम है, ठीक है, ठीक है। बाकी जो है विषम है, यही बस खाली आपकी जो है एक सम संख्या है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन को वर्ष में स्थापित किया गया था। तो वर्ष
92 में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन की स्थापना 19 फरवरी 1922 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई बहन नहीं हैं और उसका ब्रदर इन लॉ मेरी माँ के पति की इकलौती बेटी का भाई है। इस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो इसमें जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपकी, जब निकालेंगे तो महिला पुरुष की पत्नी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। वरुण 5 किलोमीटर उत्तर की ओर और फिर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी है? तो दूरी निकालेंगे हम लोग टोटल, तो यहाँ पे 7 किलोमीटर दूरी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। ऐसे कितने 7 हैं जिनके पहले एक सम संख्या है लेकिन जिनके बाद एक विषम संख्या है? ठीक, ऐसे कितने 7 हैं जिनके पहले एक सम संख्या है और बाद में विषम संख्या नहीं है, मतलब विषम संख्या नहीं है, पहले तो सम है, तो एक 7 हो जाएगा ये। यहाँ पे देखिए विषम संख्या पहले है, फिर एक 7 ये हो जाएगा, मतलब एक ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 164 का ऑप्शन नंबर सी। दिए गए पासे का प्रत्येक फलक लाल, हरे, नीले, गुलाबी, पीले रंग में रंगा हुआ है। यदि लाल रंग ना तो भूरे रंग वाले फलक के विपरीत है और ना ही हरे रंग वाले फलक के विपरीत। पीले रंग वाला फलक हरे रंग वाले फलक को सन्निकट है, तो कौन से रंग का फलक हरे रंग वाले फलक के सन्निकट नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ग्रीन, ब्लू, ब्राउन। तो ब्लू का अपोजिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग करेंगे रेड हो जाएगा। ठीक है। ग्रीन के विपरीत क्या हो जाएगा आपका? पिंक हो जाएगा। और ब्राउन के जगह कौन सा? येलो हो जाएगा। तो पिंक पूछा है तो हरे रंग के सन्निकट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुलाबी वाला, राइट हो जाएगा। ठीक है। दिए गए पासे के प्रत्येक फलक में ए बी सी डी ई और एफ अक्षर मुद्रित हैं। ई अक्षर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर मुद्रित है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर डी डी से करेंगे, ए बी से करेंगे और सी ई से करेंगे, के विपरीत अक्षर ये दिए गए हैं, तो स्पष्ट है कि ई के जो विपरीत हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदले जो प्रश्न युग में प्रयुक्त समांतर का अनुसरण करता है। लॉयन, रोवर, सीप। ठीक है। जिस प्रकार जो है लॉयन क्या है? शेर है, और रोड मतलब दहाड़ना, उसी प्रकार सिप मतलब भेड़ है, और ब्लीड में करना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला राइट हो जाएगा। दिए गए विकल्प में से चुनिए जो असंगत संख्या का युग्म है। देखो 863 जो दिया गया है कि अंकों का योग जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 17। फिर इसका जो योग करेंगे इसका 12, फिर निकालेंगे 13, फिर 601 का आपका कितना आ जाएगा? 7। 463 के अंकों का योग 13 हो जाएगा और 409 के अंकों का योग कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। एकता की मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी नदी कौन सी नदी में स्थित बेट द्वीप पर बनी हुई है? तो ये नर्मदा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी वाला राइट हो जाएगा। श्रेणी में अगला पद बताना है। तो गुणा 1 हम लोग करेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे। 300 में 1 का गुणा किया, 1 जोड़ दिया, 301 आ गया। ठीक है। 300 में 2 का गुणा करेंगे और 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। उसी तरह हम लोग 1 मिनट, उसी तरह हम लोग जब करेंगे 300 का 3 में गुणा और 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी यहाँ पे जो है संख्या विषम होती जा रही है। विषम का स्क्वायर करेंगे और 300 का गुणा करेंगे अगली संख्या से, मतलब तो यहाँ पे आ जाएगा 300 गुणा 6 प्लस 11 का अगली संख्या जो हो जाएगा 1921, राइट आंसर सी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में समान है। तो श्रृंखला में जो समान है वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? डी, यानी 1 वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, ताकि यही संख्या जो है समान है। अगले चलेंगे। यदि m बराबर 2, n बराबर 4, o बराबर 20, p बराबर 5 तो n माइनस पी प्लस ओ भागे m। तो ये समीकरण दिया है, इसको रखेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 9 निकल के आ जाएगा, डी वाला।
देखिए बहुत समय लगेगा, क्वेश्चन ज़्यादा है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी हम पूरा जो है बता दिए, आपको बता देंगे। मान लीजिए कि कॉन्सिक्वेंस शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को स्थान बदल दिया जाता है, साथ ही तीसरे अक्षर और चौथे अक्षर का स्थान बदल दिया जाता है, पाँचवें और छठे का स्थान बदल दिया जाता है और इसी तरह आगे अक्षरों का स्थान बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने नए शब्द में नवा अक्षर कौन सा है? मतलब हम लोग जब बदलेंगे तो इसमें नवा अक्षर आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह आप क्वेश्चन बोला गया है उसी तरह आप लोग रखेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा। दी गई श्रृंखला में असंगत छवि बताना है। तो आकृति जो कि कौन सी दी गई है? डी वाली यानी पहली। ठीक है, पहली जो है या जो है असंगत है, बाकी जो है ठीक है। ठीक है, देखिए डिस्पोजेबल में सभी व्यंजनों को वर्णमाला के पिछले अक्षरों में बदल दिया जाता है और सभी स्वरों को अगले अक्षरों में बदल दिया जाता है, फिर सभी अक्षरों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो बाएं छोर से सातवां अक्षर कौन सा है? डी को सी से, आई को एक जोड़ के जे से हो जाएगा। तो जैसे दिया गया है बदल दिया जाता है, सभी स्वरों को अगले अक्षरों में बदल दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जो स्वर होंगे उनके अगले अक्षर, यानी आई है तो एक प्लस करके जे हो जाएगा, डी है तो ये आपका क्या है, इसमें एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, जितने भी आपके जो क्या है वावल हैं में एक जुड़ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार जो निकल के आएगा अनुक्रम, इसमें क्या हो जाएगा, ओ वाला जो हो जाएगा सातवां अक्षर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए डैश में आयोजित 1951 के शरणार्थी समझौते कन्वेंशन को शरणार्थियों और नागरिकताहीन स्टेटलेस व्यक्तियों की स्थिति पर पूर्णाधिकारियों की संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो वर्ग यहाँ पे देखना है कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पे जो टोटल वर्ग हो जाएंगे आपके 11 हो जाएंगे। जब इनको काउंट करेंगे ये 4 ये हो जाएंगे, बड़ा वाला 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये आप लोग काउंट करेंगे 11 निकल के आ जाएंगे। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना है। 2 3 9 32 135। तो 2 गुणा 1 होता है प्लस 1 3 हो जाएगा। 3 गुणा निकालेंगे 2 प्लस का करेंगे 3 तो 9 हो जाएगा। 9 गुणा जो है 3 करेंगे प्लस का 5, यानी विषम संख्या जुड़ती जाएगी और अगली संख्या से जो है गुणा होता जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका टोटल जो निकल के आएगा 684 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्रिम वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से 19वें अक्षर की बाईं और छठे स्थान पर है? तो छठवां स्थान जब आएगा तो एम आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न में दिया गया है विभिन्न तत्वों के संबंध दर्शाया गया है, कथन के बाद निष्कर्ष बताना है। तो निष्कर्ष कौन सा हो जाएगा? पहला वाला, और आई बराबर क्या हो जाएगा, वी। तो केवल जो निष्कर्ष आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ए वाला ही राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला ये राइट होगा, तो यहाँ पे बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मजकिया यानी फनी, साहसी और बोल्ड और चिड़चिड़ी ग्राफी को निरूपित करती है? पन्नी, ग्रैमी, गोल्ड। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 4 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो एक असंगत शब्द या संख्या अक्षर युग्म है। प्याज, अनार, अमरूद, कटहल। तो ठीक है, प्याज जो है अलग हो जाएगा, बाकी अनार, अमरूद, कटहल अलग हो जाएंगे। ठीक है, ओनियन अन्य तीनों से असंगत है क्योंकि ओनियन मृदा के अंदर जबकि अन्य तीनों पेड़ों पर फलते हैं। अपराध पीड़ित, उनके मनोवैज्ञानिक प्रभाव और आपराधिक न्याय प्रणाली में उनकी भूमिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? विक्टिमोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो एक असंगत शब्द अक्षर युग्म है। फॉरगेट, अवॉइड, इग्नोर, नोट। तो नोट अलग हो जाएगा, बाकी फॉरगेट, अवॉइड ये सब जो हैं अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये सब जो हैं अलग हो जाएंगे, लेकिन नोट जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि ये इनसे भिन्न है। पी क्यू आर का भाई है, एस टी की बेटी है जिसकी पत्नी आर है, जो है टी का क्यू से क्या संबंध है? पी जो है क्या है, पी, क्यू और आर भाई बहन है। ठीक है, तो ये भाई बहन हो जाएंगे। एस जो है टी की बेटी है, एस जो है आपकी किसकी, टी की बेटी है, जिसकी पत्नी आर है, पत्नी हो जाएगी आर हो जाएगी। टी का क्यू से संबंध क्या हो जाएगा? तो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा।
श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना है 27, 28, 24, 33, 17। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा तो 28 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे लेकिन माइनस में करेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 24 में जोड़ देंगे 33 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे मतलब 16, तो 33 में 16 माइनस करेंगे 17 आ जाएगा। अब 5 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो 42 ऑप्शन नंबर आ जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। प्रत्यायोजित विधान प्रक्रिया यानी डेलीगेटेड डेलिस्लेशन प्रोसेस को डैश भी कहा जाता है, तो अधीनस्थ विभाग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1958 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के अशांत क्षेत्रों में तैनात सैन्य बलों को प्रारंभ में इस विधि के अंतर्गत विशेष अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी 1958। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बहन है। उस लड़के का इस लड़की से क्या संबंध है? तो डायग्राम बना के आप जब करेंगे तो बी वाला आपका राइट हो जाएगा, कज़िन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कज़न। यहाँ पे दिया गया है और निम्न में से कौन सी छवि जो है दी गई श्रृंखला में अगली छवि निकलेगी? तो यहाँ पे जो छवि दी गई है ए वाली ही निकलेगी, ठीक है। देखिए पहले नीचे गया, फिर इस तरह एरो गया है, फिर ऊपर एरो गया है, फिर इधर ये एरो गया है, अब जो है नीचे की तरफ ही एरो आएगा। तो सिर्फ ये ए वाले में ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अंतिम निर्णायक व्याख्याकार कौन है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक में उच्चतम न्यायालय की संरचना व अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 25 रुपये अधिक है तथा ब्रेड और जैम की कुल कीमत जो है 75.50 है। ब्रेड की कीमत ज्ञात करना है, तो हम लोग जब इसको निकालेंगे तो 50.25 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रेड की कीमत x मान लेंगे, जैम की कीमत y मान लेंगे और जब इन दोनों का समीकरण करेंगे x माइनस वाई बराबर कितना 25 दिया गया है और दोनों का जो है कुल कीमत दी गई है 75.50, ठीक है। को जोड़ेंगे दोनों को तो 2x निकल के आएगा और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100.50। x बराबर 50.25 आपका आंसर राइट आ जाएगा। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो एक असंगत शब्द अक्षर है, एलोन, टुगेदर, सिंगल, सोल। तो इसमें जो हो जाएगा आपका बी वाला टुगेदर अलग हो जाएगा, बाकी एलोन, सिंगल, सोलो ये सब समानार्थी हैं, ठीक है। जबकि अकेला जो है टुगेदर साथ भिन्न है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सिखों का प्रतिशत बताना है। 4.7%, 1.7%, 2.7 या 3.7। यहाँ पे देखिए जीएस का भी क्वेश्चन रीजनिंग में डाले गए हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, 1.7%। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। दी गई श्रृंखला में असंगत छवि बताना है, तो असंगत छवि जो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी वाली हो जाएगी, यानी ये जो है असंगत है, बाकी जो है सही है, क्योंकि ये जो गोला है बगल में ही रखा है सब में, लेकिन इसमें जो है नीचे रखा गया है, ठीक है। दी श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना है 15, 26, 56, 108, 220। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जब निकालेंगे 15 गुणा 30 और फिर -4, फिर क्या करेंगे 26 गुणा में 2 प्लस में 4, फिर माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे, तो यहाँ पे 436 ऑप्शन नंबर सी निकल के आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को पूर्ण रूप से जो है पूरा करेगा? तो यहाँ पे जब हम ऑप्शन नंबर डी रखेंगे तो यह जो है पूरा कर देगा। गौरव पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाएँ मुड़ता है, फिर वह दाएँ मुड़ता है और अंत में बाएँ मुड़ता है, वह किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, वह 15 किलोमीटर कहाँ चलता है? पूरा दिशा में चलता है, फिर क्या मुड़ता है? यहाँ से मुड़ेगा दाएं मुड़ेगा, फिर मुड़ेगा दाएं मुड़ता है, फिर आपका कहाँ से बाएं मुड़ता है और अंतिम बिंदु पहुँचता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा दक्षिण दिशा आ जाएगी आपकी। 199 का देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार पुनर्व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरा होगा? तीसरा लिखना है लाउडर, लॉबिंग, लॉविंग या लोकेशन।
तो लॉबिंग, लोकेट और लाउडर और लॉबिंग, तो ऑप्शन नंबर जो ए वाला राइट हो जाएगा लाउडर। प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प में बदलें जो पहले युग में प्रयुक्त समान तर्क का अनुसरण करता है। 27, 14, 66। तो यहाँ पे जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 2 गुणा 7 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा, और 6 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। मतलब जो 27 दिया गया इसको मल्टीपल किया गया तो 14 आ गया। अब 6 चौको करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये था सिर्फ आप लोग को जो है सिलेबस के बारे में पता चल जाए और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये पता चल जाए, ताकि इस हिसाब से आप लोग तैयारी कर पाएँ। तो ये मैंने एक पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा के दिखाया है। कुछ क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन हुई है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर मेरे पास उतना जो है स्पेस होता तो मैं आप लोग को सारे क्वेश्चन करके भी दिखाता, लेकिन जहाँ तक हो सका मैंने आपको उसका जो है तरीका बता दिया है। तो आप लोग को समझ में आई होप आ गया होगा। बाकी आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कंप्यूटर और हिंदी की क्लास भी होती है और जीके की क्लास भी होगी, तो आप लोग को वो क्लास पूरी मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।